हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लकी एजुकेशन। जैसा कि आपका टॉपिक चल रहा है टेंस का, तो आपको मैंने पूरा स्ट्रक्चर उसका बता दिया था। स्ट्रक्चर का मतलब था कि किस तरीके से आपको टेंसेस पढ़ने हैं, उसका बेसिक मैंने आपको पूरा बता दिया। 12 टेंस कैसे बने, इसके अलावा फ्यूचर टेंस के बारे में भी मैंने जानकारी दी थी पूरी। अब हम डिटेल में पूरा पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कितने तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे सेंटेंसेज हैं जब हम उनका हिंदी अर्थ करें तो हमें कौन सा टेंस उसके अंदर यूज करना है। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये बता दूं टेंस स्टार्ट करने से पहले, प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करने से पहले, कि हमेशा एक बात का ध्यान रखना, कभी भी आप एग्ज़ाम में आप कोई भी क्वेश्चन का यदि आपको जवाब देना है, और स्पेशली करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स में हम बात करें जिसमें ये आता है कि इसमें कौन सी वर्ब आएगी, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि उस सेंटेंस का पर्टिकुलर जो है उसका हिंदी अर्थ एक बार जरूर कर लेना है। एक कई बार ऐसा होता है कि जो मैं आपको बता दूं लैंग्वेज क्या होती है, मीनिंग डोमिनेंट होती है। मीनिंग डोमिनेंट का मतलब ये होता है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो इंग्लिश हो, कोई सी भी लैंग्वेज हो, लैंग्वेज हमेशा मीनिंग डोमिनेंट होती है। मीनिंग का मतलब होता है कि यदि आपको अर्थ पता चल जाए, यदि आपको उसका एग्जैक्ट अर्थ पता चल जाए तो आप उसमें वर्ब भी ढंग से लगा सकते हो। तो कभी भी एग्जाम में आए, चाहे वो 10th का एग्जाम हो, चाहे वो 11th 12th पे आप जाएं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाएं, तो हमेशा ध्यान रखें कि जब आपको इस तरीके से कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए, वो भरने पड़े आपको, तो एक बात ध्यान रखना है कि उसका अर्थ, पर्टिकुलर सेंटेंस का पहले अर्थ जरूर कर लें, क्योंकि अर्थ करने में क्या फ़ायदा होगा वो अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि कैसे अर्थ किया जाता है, क्या उसका फ़ायदा हमें मिल जाता है। तो उसी पर बेस्ड मेरा जो पैटर्न है उसी पर बेस्ड है कि किस तरीके से आपको आगे काम करना है। अब 10th लेवल की बात करें तो इतना ज़्यादा आपको नहीं सोचना पड़ता, लेकिन हमारा टारगेट 10th को लेकर ही नहीं है। 10th तो आपका कवर हो ही रहा है सिलेबस, इसके साथ साथ आपको कुछ एडवांस ऐसी बातें बताई जा रही हैं जिससे आपको लाइफ में कभी भी दिक्कत नहीं आए। एक ऐसा कलेक्शन आपके पास हो जाए जिससे कि आप ढंग से अपना पूरा आगे का जो कैरियर है उसको फ्रेम कर सकें, स्पेशली इंग्लिश को लेकर, क्योंकि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जहाँ पर जाकर बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरीके की आपको दिक्कत आए। उसी हिसाब से मैंने अपना पूरा जो कोर्स है वो फ्रेम किया हुआ है कि मुझे आपको कहाँ से स्टार्ट करा के कहाँ तक ले जाना है, तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखना। तो मैं स्टार्ट करा रहा हूँ। ये केवल आपको इस तरीके से समझना है कि हम 10th का एग्ज़ाम तो देना ही देना है, इसके अलावा हमें वो चीज़ें समझ लेनी है साथ में जिससे कि हमें कहीं से भी कुछ भी आ जाए, हमारी रटने की जो एक हेडक है ना वो ख़त्म हो जाए। मेरी कोशिश अभी आपको चल रही है, मैं आपके लेक्चर्स चल रहे हैं, मेरे वीडियोज़ आप देख ही रहे हैं, तो मेरी कोशिश ये रहेगी टाइम टू टाइम, अभी देखना कुछ मॉडिफिकेशन और होने वाला है, तो टाइम टू टाइम मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप किसी भी तरीके से लिखना सीख जाएँ। आपकी जो रटने वाली बात है ना वो आपकी मैं ख़त्म करा दूंगा। अभी तो मेरी ये चल रही है, ग्रामर के जो सेक्शंस हैं वो चल रहे हैं, उसके बाद देखना आप, मैं आपको बोर्ड पे लिखूंगा हिंदी, फिर ट्रांसलेट कराऊंगा, तो आप समझते चले जाएंगे स्टेप बाय स्टेप कि मुझे कहाँ एडवर्ब लगाना है, कहाँ क्या काम करना है। तो उसी उसमें आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ध्यान से इसको समझना कि किस तरीके से हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ना है। तो देखें यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिख दिया है, बाकी अभी बहुत पॉइंट्स हैं इसके अंदर, आगे भी मुझे समझाना है। आप देखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आज आपके सामने आने वाली है जो शायद आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो देखें ज़रा, प्रेजेंट टेंस चल रहा है, मेरा टॉपिक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रेजेंट टेंस चल रहा है। प्रेजेंट टेंस में कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट कह सकते हैं या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है एक और, जैसे मैंने पहले वाले उसमें लिख दिया था ताहे तीये तेये, लेकिन आप अर्थ करें, आप अर्थ करके चलें। अर्थ में ताहे तीये तेये आ जाए, वेल एंड गुड, कोशिश ये करें। कभी कभार ऐसा भी होता है ताहे तीये तेये नहीं आ पाता है, तो आप घबराएं नहीं, केवल आपको कुछ रूल्स ऐसे ध्यान रखने जो मैं यहाँ पर लिखूंगा उनके अकॉर्डिंग ही आपको फिर आगे काम करना है, ठीक है। कभी कभार ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं जहाँ आपको कंटिन्यूटी दिख रही है, काम का जारी रहना दिख रहा है, लेकिन फिर भी आपको वो वाक्य किस में बनाना है, वो वाक्य आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनाना है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पास्ट में 400-500 साल पहले कह दी गई हैं, लेकिन फिर भी उनको आप जब एक्सप्रेस करोगे तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो उसी सीक्वेंस में आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने जो लिख दिया है, सबसे पहले मैंने लिखा है प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ पर है, तो पहला मैंने लिख दिया मोस्ट, यहाँ पर भी मैंने मोस्ट लिखा है। मोस्ट तो सभी चीज़ें, लेकिन बात यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर आपको ज़्यादा फोकस करके चलना होता है। तो आप देखें ज़रा, यहाँ पर मैंने लिखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ पर होता है, तो इट इज़ यूज्ड, पहला रूल है मेरा, रूल नंबर 1, कि इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस,
इसका प्रयोग किया जाता है। इट किसके लिए आया है? टेंस के लिए। इट किसके लिए आया है? टेंस। कौन सा टेंस है वो? कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस तरीके से आप इट जहां जहां आ जाए आप समझ जाना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैंने यूज किया है। तो इट इज यूज टू एक्सप्रेस, इसका प्रयोग किया जाता है एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए हैबिचुअल और रेगुलर और रिपीटेड एक्शन। हैबिचुअल कह लें, चाहे उनको रेगुलर कह लें या फिर रिपीटेड एक्शन कह लें। इस तरीके के कोई भी ऐसे सेंटेंस यदि आपके सामने आते हैं तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग ही करना है। आप देखते हैं हैबिचुअल का मतलब क्या होता है? एक तरीके से आदतन। आदतन का मतलब क्या होता है? रूटीन में जो हम काम करते रहते हैं उन सभी को हम किसमें बनाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के द्वारा उनको सेंटेंसेस को बनाते हैं। जब हम हिंदी में बोल रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जब इंग्लिश में बोलेंगे तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। आगे देख लें रेगुलर, हैबिचुअल और रेगुलर और रिपीटेड। रिपीटेड का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही हो, दोहराई जा रही हो। तो हैबिचुअल में भी क्या होता है? हैबिट बन गई तो वो चीज़ रिपीट होगी, रिपीट होगी तो रेगुलर होगी, रेगुलर होगी तो क्या हो जाएगी? ये सब लिंक हो गए, इंटरलिंक्ड है सब सभी एक दूसरे से, कहीं ना कहीं इनमें सिमिलरिटीज है। इसी वजह से मैंने इन तीनों को एक साथ लिख दिया है आपके सोचने के लिए कि यदि कोई सेंटेंस का आप हिंदी अर्थ कर रहे हैं तो आप ये जरूर ध्यान रखना उसके अंदर कि क्या इनमें से तीनों में से कोई एक चीज़ ऐसी आ रही है जिस पर मुझे ध्यान रखते हुए आगे अपना काम कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हैबिचुअल, रेगुलर और रिपीटेड एक्शन वह यहाँ अक्सर रविवार को आता है। ठीक है, रविवार को आता है। कौन सा एक्शन है? अक्सर। अक्सर रिपीटेड एक्शन हो गया, बार बार आने का मतलब क्या हुआ? रिपीटेड एक्शन है, बार बार रिपीट हो रहा है। वह बिना चीनी के चाय पीता है, एक हैबिट है उसकी, हैबिचुअल एक्शन है, उसकी आदत पड़ी हुई है कि वो बिना चीनी के चाय पीता है। तो एक किस में आ गया? हैबिचुअल एक्शन में आ गया। हम एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, रेगुलरिटी है हमारी। हम रेगुलरिटी क्या मेंटेन की है? हमने एक दिन में हम कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे काम करते हैं। आपसे यदि कोई कहे कि आप कितने घंटे पढ़ते हो रोज, तो आप क्या कहोगे? मैं रोज 6 घंटे पढ़ता हूँ। आपसे कहे आप कौन सा अखबार पढ़ते हो, तो आप क्या कहोगे? मैं रोज दैनिक भास्कर पढ़ता हूँ, राजस्थान पत्रिका पढ़ता हूँ। तो ये क्या है आपके? आप किस मोड में जा रहे हैं? कहीं ना कहीं हैबिचुअल, रेगुलर और रिपीटेड एक्शन के मोड में जा रहे हैं। उसी हिसाब से फिर आपको अपना सेंटेंस फ्रेम करना है। सेंटेंस बनाने से पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लीजिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया है स्ट्रक्चर टू मेक सिंपल सेंटेंसेस। साधारण वाक्यों को यदि आप बनाएंगे तो स्ट्रक्चर आपको कौन सा फॉलो करना है उसको ध्यान से समझना। कि यहाँ पर मैंने लिखा है सब्जेक्ट। ठीक है, ये सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के बारे में ये टॉपिक में पहले भी अपने वीडियो लेक्चर में आपको सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ बता चुका हूँ कि काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स कितने होते हैं, आपको सब पता है। ठीक है, यदि आप रेगुलर मेरे वीडियोस देख रहे हैं, नोटबुक बना रखी है आपने, तो अब आपको दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि जो यहाँ आएगा उसको मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? सब्जेक्ट ही, सी और इट, ये तीनों कौन से होते हैं? ये तीनों, इनको कहते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट। ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं हमारे, ही, सी, इट। अच्छा, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं तो और हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है, इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो देखिए जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना उसमें कुछ भी यूज नहीं किया जाता, यानी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी। कहने का मतलब क्या है? नो हेल्पिंग वर्ब। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये इसको फॉलो करेगा, ये इसको फॉलो करेगा इधर का। ठीक है ना, तो जैसे मैंने ये लिखा ही, सी, इट, तो ये लिंक किससे होगा? इससे। ये किससे होगा? इससे। ये आगे लिंक होता चला जाएगा। ये आई, वी, यू, दे, इनको क्या माना जाता है? इनको कौन से वो माने जाते हैं? आई, वी, यू और दे। ये कौन से? प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। इनकी कैटेगरी कौन सी है? प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ देखिए एच, वी, सिंपल में नो, लेकिन इसमें देखें जरा कि जब हेल्प मेन वर्ब में हम आएंगे, एम बी में आएंगे, मेन वर्ब में आएंगे, तो मेन वर्ब में क्या होगा? एस या ई एस। एस या ई एस किसके साथ लगेगा? यदि सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे तो हम मेन वर्ब में क्या लगा देंगे? एस या ई एस। ठीक है ना, क्या लगाएंगे हम? एस या ई एस, क्योंकि एच भी तो लगनी नहीं है, एच भी तो लगती नहीं है, तो एच भी तो हट गई बीच में से। डायरेक्ट किस पे पहुंचे हम? मेन वर्ब पे पहुंच गए, तो मेन वर्ब में क्या लगेगा हमारा? एस या ई एस। ठीक है, लेकिन यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या पहुंच जाएंगे हम? टाइम एडवर्ब्स। टाइम एडवर्ब्स की बात करें तो टाइम एडवर्ब्स में देखो कुछ मैंने टाइम एडवर्ब्स यहाँ लिख दिए नीचे, इनको आप नोट कर लेना एक बार। मैंने पहले भी कहा था कि ऑलवेज हमेशा, ऐसा नहीं है मैं नहीं बोलूंगा कि ऑलवेज हमेशा इस टेंस में आता है, इस टेंस में आता है, लेकिन अन्य टेंसेज में भी आ सकता है। आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। इनको केवल दिमाग में रखना है कि टाइम एडवर्ब्स हैं, टाइम बताते हैं हमें, तो इनको आप बिल्कुल याद रख लें कि ये टाइम एडवर्ब्स हैं। ऑलवेज हमेशा, ऑफन अक्सर, जनरली सामान्यतः, तो इनको इस तरीके से आप याद कर लें कि आपके दिमाग में ये रहे कि हाँ कि ये टाइम एडवर्ब्स कौन कौन से हैं और इनका अर्थ क्या है। बस अब इनके यूजेस जब आए तो अकॉर्डिंग टू
जब हम अर्थ करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें इनको यूज करना पड़ेगा। अब टाइम एडवर्ब्स मैंने बेसिक जो चल रही है, बेसिक में मेरा कहाँ तक हो गया है, कॉम्प्लीमेंट तक करा दिया है। लास्ट में टाइम एडवर्ब्स वाला, लास्ट में एडवर्ब्स चल रहा है, एडवर्ब्स का टॉपिक। अब बेसिक फिर मैं लूंगा एक लेक्चर बीच में, तब आपका पूरा स्ट्रक्चर फाइनल हो जाएगा। उसमें आपको ये बता दिया जाएगा कि टाइम एडवर्ब्स वगैरह कहीं आ जाएं तो किस तरीके से आपको इनका यूज करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, एक बड़ा लेक्चर रहेगा, लेकिन आपकी हेडेक बिल्कुल खत्म हो जाएगी कि हमें एडवर्ब्स कैसे यूज करने होते हैं, वो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर किसको फॉलो करेगा, सिंपल सेंटेंस को। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट के कितने पार्ट होते हैं, 4। तो 4 में ये कौन सा है, ये सिंपल है, ये नेगेटिव है, एक नेगेटिव इंटरोगेटिव, फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो चलो ठीक है, ये स्ट्रक्चर समझ में आ जाएंगे तो उनको आप आसानी से बना सकते हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस। तो देखें जरा, यहाँ पर मैं अभी नो का यूज करूंगा, नो में नॉट मैंने लगाया नहीं है। तो आप देखें जरा कि यदि सब्जेक्ट ये है, ठीक है, यदि ये है, तो इन दोनों के बीच में जब ये कब आएगा, ये कब आएगा, ये जब आएगा जब इन दोनों के बीच में क्या लगा दूंगा मैं, नेगेटिव में नॉट। इसको मैं लिख देता हूं जरा दोबारा से, देखो जरा, ये यहां पर और मैं यहां लिख देता हूं नॉट, ठीक है। अब क्या होगा कि यदि मैं इसमें नॉट नहीं लगाता हूं तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो जैसे ही नॉट लगेगा तो क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट वही होगा। अब आपको बार बार रिपीट नहीं कर रहा मैं, आप देख रहे हैं वही मैंने यहाँ लिख दिया है, यहाँ पर भी वो लिख दिया है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब नॉट आने की वजह से, नॉट आते ही ये किस कैटेगरी में आएगा, नेगेटिव में। नेगेटिव में आते ही क्या लग जाएगा इसके साथ, डज। डज किसके साथ लगेगा, किसके साथ लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। और डू किसके साथ लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। देखिए यहाँ पर ये चल रहा है, देखते चलें आप। लेकिन जब ये लग जाएंगे, डज और डू लग जाएंगे, तो जो एमबी है कौन सी हो जाएगी, यहाँ MB1, यहाँ MB1, यहाँ ऑब्जेक्ट और लास्ट में टाइम एडवर्ब्स। तो बहुत सिंपल है, कहीं ज़्यादा आपको ज़्यादा पेन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ें, एंजॉय करते हुए पढ़ें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यदि सिंपल सेंटेंस है तो स्ट्रक्चर मेरा इस तरीके से बनेगा, और यदि नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं हमें तो स्ट्रक्चर मेरा क्या बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। क्यों, क्योंकि बीच में देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर नॉट आ जाएगा। नॉट लगते ही हमारा क्या हो जाएगा, डज और डू का प्रयोग हो जाएगा, और यहाँ पर MB1 कन्वर्ट होती चली जाएगी, ठीक है। अब बात आती है कि किस तरीके से हमको इनका यूज करना है। तो अभी मैंने सिंपल सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, उनको आप देखें कि किस तरीके से उनको हमें बनाना है, और आप नोट करते चलना कि क्या स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना है। तो देखें जरा ध्यान से, पहला सेंटेंस है मेरा, वह यहाँ अक्सर रविवार को आता है। तो देखें आप जरा किस तरीके से आपको लिखना है, स्ट्रक्चर देख लें। वहां पर सबसे पहले ही लगा रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। ही का मतलब क्या हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहां पर एक शब्द आया अक्सर, क्या आया है, अक्सर। अक्सर के लिए मैंने क्या बताया था, ऑफन, ठीक है। तो हमें क्या लगाना है, ही ऑफन, ऑफन लग जाएगा। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, मेन वर्ब में क्या लग जाएगा, कम्स। ही ऑफन कम्स हियर ऑन संडे। अब आपके मन में एक बात चल रही होगी, कई स्टूडेंट्स के मन में एक बात चलती है कि सर ये जो एडवर्ब हम आपने लगाया है ये सब्जेक्ट के बाद लगा दिया है, ठीक है। कभी कभार बाद में लग जाता है, कभी आगे आ जाता है। ये अभी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। जब मैं ये एडवर्ब्स का टॉपिक करा दूंगा उसके बाद आप अपने आप ही समझते चले जाएंगे कि कौन सा एडवर्ब्स, कौन सा टाइम एडवर्ब्स किस हिसाब से कहाँ पर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान देखें, ही ऑफन कम्स हियर ऑन संडे। तो क्या मतलब हुआ, वह यहाँ अक्सर रविवार को आता है। कभी भी आप देख लें कि संडे मंडे इस तरीके से आए तो आप ऑन का प्रयोग करें, और यदि वो यूँ कहता है रविवार के दिनों में आता है तो आप संडे में क्या लगा देते, एस, ऑन संडेज। संडे को प्लूरल बना सकते हैं, मंडे को प्लूरल बना सकते हैं, ध्यान रखना मेरी बात को। तो क्या यदि यहाँ वो लिखता कि वह यहाँ अक्सर रविवार के दिनों में आता है, तो रविवार के दिनों के लिए क्या हो जाता, ऑन संडेज, एस लगा देते इसके आगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, आप थोड़ा सा नोट कर लेना एक जगह। वह बिना चीनी के चाय पीता है, ही। अब देखिए चाय पीना, पानी पीना, अब इनके लिए आप डायरेक्ट ड्रिंक यूज मत करना, ठीक है ना। आप इनके लिए नई टर्म में टेक यूज करें। टेक बहुत अच्छा शब्द है, एक सोफिस्टिकेटेड वर्ड है जिसको हम बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। ड्रिंक स्पेशली क्या होता है, ड्रिंक का मतलब होता है हार्ड कोई लिक्विड हो, जब हम उसको पिए तो क्या होता है, उसको हम ड्रिंक में कन्वर्ट कर देते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक जितने भी होते हैं उसको हम क्या करते हैं, टेक करते हैं। हार्ड को हम क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ही टेक्स
टी, ही टेक्स टी। देखिए ही नो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में SAIS क्या लगा दिया मैंने, टेक्स क्या लेता है, टी। अब आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब बता चुका हूं मैं। ही टेक्स वह लेता है तो क्या लेता है, टी, क्या हो गया ऑब्जेक्ट। ही टेक्स टी कैसे पीता है वो, बिना चीनी के, बिना के लिए क्या हो जाएगा विदाउट, और चीनी के लिए क्या होता है शुगर, क्या हो जाएगा ही टेक्स टी विदाउट शुगर। ठीक है, ये आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर फ्रेम करना है। यहां देखते चलिए वहां देखते चलिए, दोनों तरफ मिलाते चलिए और आपका काम हो जाएगा बहुत ज्यादा आसान। आगे हम देखें, हम एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, हम के लिए क्या आ जाएगा वी। अब वी में देखिए आप जरा क्या हो रहा है, प्लूरल में पहुंच गया, नो, नो क्या हेल्पिंग वर्ब तो आएगी नहीं, मेन वर्ब में क्या हो जाएगा, मेन वर्ब में क्या लगेगा नो SAIS, यानी SAIS का यूज हमें अब नहीं करना है। वी अब काम करने के लिए क्या होता है वर्क, वी वर्क 8 घंटों के लिए क्या होता है 8 आवर्स। अब मैं के लिए इन मत लगा देना, आदत हमारी कोई पड़ी हुई है, मैं आ गया तो इन जरूर लगाएं। वी वर्क 8 आवर्स आर डे, आपको ये ध्यान रखना है, वी वर्क 8 आवर्स आर डे, नॉट इन। इनका मतलब नहीं होता इनको, इनका मतलब यदि मैं प्रपोजिशनल फ्रेम में जाऊं, उसमें जाऊं मोड में, तो इनका मतलब किसी चीज के अंदर होना होता है। जैसे हम कमरे में तो हम क्या है इन है इस समय, ठीक है ना। लेकिन इन और एट का यूज बड़ा शानदार है, जब आपको प्रपोजिशन उसमें आप आओगे तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको कि किस तरीके से इनका यूज किया जाता है, क्योंकि जितना आसान हम समझते हैं वो इतना आसान नहीं होता कि हम अकॉर्डिंग टू, मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्रपोजिशन का यूज हमेशा आंख बंद करके ना करें, नहीं तो सेंटेंस गलत हो सकता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर मैं के लिए आप इन ना लगाएं, क्या हो जाएगा वी वर्क 8 आवर्स अ डे, हम एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं। तो अब देखिए जरा, यहां मैंने आपको बता दिया अक्सर आ रहा है, किस में चला गया, अक्सर का मतलब क्या हुआ, बार बार रेगुलरिटी है उसकी, रिपीटेड एक्शन हो गया, तीनों में सिमिलरिटी है, रिपीटेड हो गया। हमारी हैबिट है, किस तरीके की हैबिट है कि मैं बिना चीनी के चाय पीता हूँ, 8 घंटे काम करते हैं, रेगुलरिटी हमारी, हम तो 8 घंटे काम करते हैं। मैं रोज सुबह न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं रोज सुबह घूमने जाता हूँ, मैं 6-5 बजे उठता हूँ, ये सब किस में चले जाते हैं, ये सब आपकी हैबिचुअल और रेगुलर एक्शंस में चले जाते हैं। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होता है। अब यहाँ क्या जरूरी हो गया आपके लिए कि देखो, जब आपके एग्जाम में ये आ जाए ही ऑफन कम्स हेयर ऑन संडे, अब वैसे तो ऑफन लग रहा है, ऑफन में मतलब क्या हुआ, ऑफन का मतलब होता है रिपीटेड एक्शन, रिपीटेड एक्शन किस में जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आपको उल्टा चलना है, उल्टा कैसे चलना है, पहले इसका हिंदी अर्थ करना है, हिंदी अर्थ करके इस पे आना है। यहां पर आपको सोचना है कि किस तरीके से हमारा कौन सा एक्शन चल रहा है जिसको कि हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। आप डायरेक्ट सोचते हो, आपकी आदत क्या, डायरेक्ट सोचते हो कि ये आएगा तो ये होगा, ऐसा नहीं है। आप इस आज के बाद इसको दिमाग से बिल्कुल निकाल दें, ये होगा तो ये नहीं होगा, इसको दिमाग से निकालो। आप क्या दिमाग में रखो, ये होगा तो ये होगा, और ये होगा तब ये होगा, उसके बाद वाक्य आपका फ्रेम होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये होगा, उसके बाद ये होगा, तब हमारा सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर में आपको पहले बता चुका हूं, तो थोड़ा सा अपने ब्रेन को थोड़ा सा आपको हल्का सा क्या कहते हैं ना, एक तरीके रिफ्रेश करना पड़ेगा, पुरानी चीज़ों को थोड़ी सी निकालनी पड़ेंगी, जो मेमोरी आपकी बैड एलिमेंट से भर गई है ना, वो थोड़ा सा उसको हटा लेना और इनको ले लेना थोड़ा साइड में, ये काम आ जाएंगे बहुत ज़्यादा आपके, ठीक है। तो पहला मेरा हो गया, पहला कंप्लीट हो गया आपका। अब आते हैं अपन सेकंड पर। अब ये नॉर्मल है कि यूनिवर्सल जो ट्रुथ्स होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सच। सार्वभौमिक सच का मतलब आप समझ गए, जो जिनको कोई टाल नहीं सके, जो हैं वो होते ही हैं, उनको कोई टाल नहीं सकता। तो देखें आप यहाँ पर इट इज यूज्ड, इट फिर वही आ गया, मैंने यहाँ लिख दिया इट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, पूरा लिंक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए, क्या, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सच को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। हिंदी लिख देता हूं यदि आपको दिक्कत हो, सार्वभौमिक, वैसे मैंने बता दिया सब बच्चे जानते भी हैं इनको, तो खैर बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, सार्वभौमिक सच, ठीक है। सार्वभौमिक सच बहुत सारे हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए आ जाने वाली है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा और ध्यान से उसको समझना, ठीक है। आगे देखें जरा, सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो यहां पर आप देखें जरा ध्यान से, पहले इसको हम स्ट्रक्चर को फ्रेम कर रहे हैं कि पृथ्वी क्या हो जाएगा, द अर्थ, ठीक है। आगे आ जाएगा, अब
चक्कर लगाने के लिए रिवॉल्व भी यूज करते हैं, मूव भी यूज करते हैं। रिवॉल्व लगा लीजिए आप, रिवॉल्व का मतलब एग्जैक्टली चक्कर लगाना होता है। तो आप क्या करोगे, रिवॉल्व्स कर देना। अर्थ सिंगुलर है, रिवॉल्व्स, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड लगाऊं या राउंड लगाऊं, आप बताइए जरा। अराउंड और राउंड में क्या अंतर है बताइए, अराउंड या राउंड। द अर्थ रिवॉल्व्स, क्या लगा दूं मैं, राउंड लगा देता हूं, चलो मैं। ठीक है, अभी डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा क्या लगना चाहिए क्या नहीं लगना चाहिए। ठीक है, सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। दोनों में क्या लगा दिया, राइजेस। ठीक है, राइज माने उगना, राइज। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, पूर्व में उगना और पश्चिम में अस्त हो जाता है। ठीक है, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन होगा, अभी करेंगे या जब भी करें, लेकिन आप इसको थोड़ा सा वो कर लें, मैं इसको वो कर देता हूँ। देखें जरा, यहाँ पर डिस्कशन होगा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने आएगी। क्या लगाते हैं, मैंने लगाया था अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। दिक्कत है राउंड लगाएं या अराउंड लगाएं, बस यहाँ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे आपके साथ। देखें जरा आगे, देखें इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस। यहाँ पर एक और पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, इसको भी मैं मोस्ट का नाम दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस फर्स्ट कंडीशन इन कंडीशनल सेंटेंसेज। कंडीशनल सेंटेंसेज आपके कितने होते हैं, 3 कंडीशंस होती हैं हमारे पास, ऑलमोस्ट 3 कंडीशंस है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो चाहे आपके क्लॉज में, देखिए क्लॉज में पढ़नी पड़ेंगी और टेंस में भी पढ़नी पड़ेंगी, दोनों जगह, दो जगह आपका टॉपिक है टेंथ में, क्लॉज में भी आएंगी और टेंस में भी आएंगी। तो देखें जरा किस तरीके से इनको यूज करते हैं हम। यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। यहां पर आप देखें क्या लिख रहा है, फर्स्ट कंडीशन। अब यहां पर आपको विशेष ध्यान रखना है, देखो यहां पर इसको आप नोट कर लेना एक बार, फिर अगले उसमें हम पूरा डिस्कशन करेंगे। जो मैंने ये कर दिए इनको एक साथ डिस्कस करें, फिर आगे चलेंगे टॉपिक पर। तो क्या हो गया, इट इज यूज टू एक्सप्रेस फर्स्ट कंडीशन इन कंडीशनल सेंटेंसेज। कंडीशनल यानी शर्त वाले वाक्यों की फर्स्ट कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है उसको देखें जरा ध्यान से। इफ यू वर्क हार्ड, देखें जरा, यू विल पास। ठीक है, केवल लिख रहा हूं, व्हेन ही कम्स हियर ही विल हेल्प मी। मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है, देखें जरा ध्यान से। यदि तुम मेहनत करोगे, फ्यूचर 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 और फ्यूचर, तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों लगाया है यहां पर, ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट जो बात मुझे बतानी है कि यदि दोनों ही फ्यूचर में हैं तो ऐसा क्या होता है कि हम एक में प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरे में फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करते हैं। बात उसकी नहीं है, ये क्लॉज में आएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज में जब हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो उसमें ये सब मिल जाएंगे आपको। लेकिन इससे पहले मैं आपको यहाँ भी समझा दूंगा जिससे आगे आपको दिक्कत नहीं आए। तो देखें, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। व्हेन ही कम्स हियर, जब वो यहाँ आएगा, कम्स देखे क्या लगा रहे हैं हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा रहे हैं, जब वो यहाँ आएगा तो मेरी मदद करेगा। व्हेन ही कम्स हियर ही विल हेल्प मी। बस शॉर्ट में बात करें, मैं आपको समझा दूं, कहने का मेरा मतलब ये है, मैंने आपको जब टेंस स्टार्ट कराए थे तो पहले दिन मैंने क्या बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से फ्यूचर टेंस को व्यक्त किया जा सकता है। इसी वजह से लॉजिक वही है आपका। देखो, इफ यू वर्क हार्ड, प्रेजेंट इंडेफिनिट किसको शो कर देता है, फ्यूचर इंडेफिनिट को कर देगा ना, फ्यूचर इंडेफिनिट को शो करेगा, तो क्या सेंटेंस बन जाएगा, यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। यदि वैसे हम बात करें तो देखो यहाँ पर, यहाँ भी कम्स आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ भी आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट, यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट। तो हमने किससे बना दिया इसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट से इसको बना दिया। एग्जैक्टली समझ में आ गई बात। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फ्यूचर को शो कर सकता है तो हम इसके एक पार्ट में, जिसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, इफ और व्हेन दोनों सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं, और टेंथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका क्लॉज, आएगा आगे चल के। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये भी सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये भी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो ऐसा माना जाता है कि जब कोई क्लॉज में कन्वर्ट करना हो मैं सेंटेंस, स्पेशली इन क्लॉज,
क्लॉज में कन्वर्ट करना हो, वो भी सबऑर्डिनेट क्लॉज यदि आपकी आ जाए, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि कंडीशनल सेंटेंस की फर्स्ट कंडीशन के सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमेशा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। ये मैंने आपका आज के दिन का आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दी। अब किस तरीके से होगा, क्या होगा, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। बिल्कुल लाइए आप क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन लाते चले जाइए और देखिए एक्सप्लेन मैं कैसे करता हूँ आपके सभी जितने भी क्वेरीज हैं आपकी, बिल्कुल लेकर आइए और एक एक चीज़ पूछिए। तो आज के लिए क्या क्या चीज़ नहीं आ गई आपके लिए, देखिए टेंस पढ़ रहे हैं, नई नई चीज़ें कौन कौन सी आ गई, देखिए ये क्या, ये लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट, राउंड और अराउंड में अंतर क्या होता है, ठीक है, यही हम इसी तरीके से पढ़ेंगे हम आगे तक का, अंतर क्या है इनमें, हम क्यों लगाते हैं इनको, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देख रहे हैं ये चीज़ नहीं आ गई आपकी कि मैंने इसमें ये क्यों लगाया है, हिंट दे दूंगा आपको, पूरा डिटेल में आप जब पढ़ेंगे तो वो अब आपका सिलेबस जब चलेगा धीरे धीरे आगे, और क्लॉज में जब आप आओगे तो क्लॉज को मैं जब डिफाइन करूंगा, जब आप देखना कि आपको क्या मिलता है इस जगह, इस प्लेटफॉर्म पे क्या चीज़ मिलने वाली है आपको, आप खुद देखते रह जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको आज नोट डाउन कर लें, अगला जो जैसे अगले लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करते हुए मैं अगले टेंस को आपको बताऊंगा। अभी तो इसका ही पार्ट रह गया है, अभी कुछ रूल्स तो इसके रह गए, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। देखें ज़रा, हाँ देखें ज़रा, ये कुछ क्वेरीज जो हैं जो मैंने अपनी तरफ से क्रिएट की हैं, जैसे ये वाला मैंने गोला लगाया है, चाहे ये वाला किया है, इसको मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।